आज हम आपका ऑपरेशन रिसर्च के अंदर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने बेसिक हमारा जो जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, कैसे उसको फॉर्म करते हैं और उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो एक मेथड हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। आज सेकंड मेथड होने वाला है जिसका एक नया चैप्टर है सिंप्लेक्स मेथड। अब बात करते हैं सिंप्लेक्स मेथड कैसे आया। अब जो ग्राफिकल मेथड था, अगर ग्राफिकल मेथड आप देखेंगे तो वहाँ पे अगर हम प्लॉट करते थे तो एक्स एक्सिस होती थी, एक बाई एक्सिस होती थी। ठीक है। और उसका आंसर कहाँ आता था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता था। क्यों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा हमेशा, क्योंकि हमारे पास जो नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो हमेशा नॉन निगेटिव यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होता है। यानी कि x1 x2 या फिर xy की वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा पॉजिटिव ही होंगी। अब सारी वैल्यूज अगर हम पॉजिटिव ही लेंगे तो सिंपल सी बात है, प्लस प्लस कहाँ आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता है। ठीक है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि हमारे पास जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है इन 2 वेरिएबल्स, तो उसका जो सोल्यूशन लाई करेगा यानी कि उसका जो फीजिबल रीजन होगा वो फीजिबल रीजन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो वो हमेशा का हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है। ठीक है। अब बात ये आती है, अगर हमारे पास 2 डिसीजन वेरिएबल्स हों x1 x2 तब तो ठीक है, हम उसका ग्राफ प्लॉट कर लेंगे x एक्सिस बाई एक्सिस। बट 2 से अधिक जैसे वेरिएबल्स आ जाते हैं डिसीजन वेरिएबल्स, जैसे 3 वेरिएबल आ गए, तो आप 3D यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 3D में आप कैसे प्लॉट करेंगे, 4 वेरिएबल्स आ गए, 5 वेरिएबल्स आ गए। तो ये जो ग्राफिकल मेथड होता है वो केवल और केवल 2 वेरिएबल्स के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसलिए हम उसमें सोल्यूशन केवल लिमिटेड एलपीपी का सोल्यूशन ही दे पाते हैं। और हमारे पास एलपीपी बहुत तरीके की हो सकती हैं। बाकी के रिमेनिंग जो एलपीपी सॉल्व करने के मेथड्स होते हैं उसके अलावा हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड होता है। ठीक है। हम जो सेकंड मेथड पढ़ने वाले हैं, सिंप्लेक्स मेथड में भी 2 मेथड होते हैं, एक बिग एम मेथड होता है, एक 2 फेस मेथड होता है। ठीक है। तो ये बिग एम मेथड क्या होता है, 2 फेस मेथड क्या होता है, सारी चीज़ें आपको हम 1 बाय 1 बताएंगे। लेकिन ये सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है, और एक्यूरेट रिजल्ट देता है ग्राफिकल मेथड से। ठीक है। यानी कि जो ऑप्टिमल सोल्यूशन हमें वहाँ पर मिल रहा था यहाँ पे और प्रिसाइजली ऑप्टिमल सोल्यूशन गेन करने के लिए और हमारे पास एडवांस मेथड्स हैं। ठीक है। जिसमें हम सिंप्लेक्स मेथड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या 2 वेरिएबल्स पे अप्लाई हो सकता है, बिल्कुल एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है। आप 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम है उस पर भी सिंप्लेक्स मेथड लगा सकते हैं, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 से भी, किसी भी वेरिएबल पे लगा सकते हैं। लेकिन ग्राफिकल मेथड केवल 2 वेरिएबल्स तक ही लिमिटेड है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बाई चांस अगर एमजे पेरी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में एक बार पूछा भी गया है, व्हाट इज सिंप्लेक्स मेथड एंड व्हाई इट इज यूज्ड और प्रेफर्ड ओवर द ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड की बजाय सिंप्लेक्स मेथड को हम क्यों प्रेफर करते हैं, इसका आंसर कीजिए। ठीक है। तो इसका बिल्कुल डिटेल जो मैंने बोला है उसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे मैं एक यहाँ पे पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है। आपको क्या करना है, इस लेक्चर के नोट्स जो हैं आप बना रहे हैं उससे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में सिंप्लेक्स मेथड का डेफिनेशन, सिंप्लेक्स मेथड क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, जिसके लिए मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा, टॉप पे ही दिख जाएगी, वहां पर जाकर के आप फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। उसके आगे जो भी नोट्स बनाएंगे यहाँ पे मैं जो लिखवा रहा हूँ आज की क्लास होने वाली है वो आगे से कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम यूज करते हैं। अब ये होता क्या है, ठीक है, तो इसको जानने से पहले कुछ यहाँ पर बेसिक टर्म्स जो इसमें यूज होने वाले हैं ना, बेसिक डेफिनेशंस जो हैं उनको हम जान लेते हैं, क्योंकि बार बार हम वही बोलेंगे तो वहाँ आप बोलेंगे ये तो सर आपने बताया ही नहीं, ये क्या होता है, ये सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, स्लैक वेरिएबल क्या होता है, बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है। फिजिबल सोल्यूशन तो आपने बताया था, ठीक है, फिजिबल रीजन में अगर हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आ रहा है तो उसी ऑप्टिमल सोल्यूशन को हम फिजिबल सोल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन ये बेसिक फिजिबल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड में अब यहाँ पर जो सोल्यूशन निकल के आएगा वो बीएफएस होगा, यानी कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहले एक होता है स्लैक वेरिएबल, एक होता है हमारे पास सरप्लस वेरिएबल, जो कि हर सिंप्लेक्स मेथड की प्रॉब्लम के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है। तो सरप्लस क्या होता है और स्लैक क्या होता है। सपोज दैट एक हमारे पास इनइक्वालिटी है, ठीक है, मैंने बोला कि हमारे पास एक x नंबर है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी कि वो x नंबर 10 के इक्वल भी हो सकता है, अब 10 से छोटा भी हो सकता है। ठीक है। 2 चांसेस हैं, 2 केसेस हैं। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 वो वाला छोड़ दीजिए। सपोज दैट बराबर है ही 10 के, तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है, हमें इनइक्वालिटी को किस में चेंज करना है, इक्वेशन में चेंज करना है। ठीक है। अब अगर 10 के बराबर है तो कोई बात ही नहीं करेंगे, लेकिन वो x नंबर अगर 10 से छोटा है तो उसमें कुछ ऐड ही तो करना पड़ेगा तभी वो 10 के बराबर बनेगा। ठीक है। तो उस x में हम क्या ऐड करें कि वो 10 के बराबर बन जाए। सपोज दैट हम उस x में एक नया वेरिएबल बाई को ऐड कर दें तो वो क्या बना देगा, 10 के इक्वल बना देगा, यानी कि वही इनइक्वालिटी अब किस में चेंज हो जाएगी,
इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। तो ये जो बाई वेरिएबल हमने ऐड किया इसी को हम क्या बोलेंगे, स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो लेस देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी में ऐड किया जाता है टू कन्वर्ट इट इनटू अ इक्वेशन। ठीक है, स्लैक वेरिएबल क्या होता है, इफ we are having a less than equal to type inequality, in order to change this inequality into a equation we add a slack variable। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम स्लैक वेरिएबल। तो जब भी लेस देन इक्वल टू टाइप की इनइक्वालिटी होगी तभी स्लैक वेरिएबल हम बोलेंगे। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू होगी तो उस केस में ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन टाइप इनइक्वालिटी होगी तो वहां पे एक वेरिएबल को ऐड करते हैं, उसी वेरिएबल को हम स्लैक वेरिएबल बोलते हैं, सिंपल सी लैंग्वेज। सपोज दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम दे रखी है, इसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। ठीक है, यानी कि मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 प्लस c3x3 सब्जेक्ट टू द एक कांस्टेंट दे रखा है आपके पास a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 लेस देन इक्वल टू b1। ठीक है, अब ये लेस देन इक्वल टू इनइक्वालिटी आ गई, यानी कि हमको इसको इक्वेशन में चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे भाई, अगर इक्वल टू बी बने तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर लेस देन है तो कुछ तो ऐड करना पड़ेगा ना। तो वो ऐड करने के लिए हमने एक w1 को लिया वेरिएबल, तो इस w1 को हमने कांस्टेंट में ऐड कर दिया, ये कांस्टेंट जो दिया है। तो यहाँ पर w1 ऐड करने पे हमारे पास ये इक्वेशन में चेंज हो गई। इसी w1 को बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। अब बात करते हैं सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, सपोज दैट हमने बोला कि हमारे पास एक x नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, इसका मतलब क्या, या तो 10 के बराबर होगा या 10 से बड़ा होगा। अब 10 के बराबर है तब तो कोई बात ही नहीं, मेरा काम हो जाएगा, इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज हो गई। बट अगर 10 से बड़ा है तब क्या करेंगे, तो हमें कुछ तो घटाना पड़ेगा कि वो हमारे पास 10 के इक्वल आ जाए। सपोज दैट हमारे पास x की वैल्यू कितनी है, 15 है। अब 15 में हमें कुछ घटाएंगे तभी तो 10 के इक्वल ला पाएंगे। तो हम 10 में क्या, 15 में क्या घटाएंगे, 5 को घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 15 माइनस 5 करेंगे तभी तो 10 के इक्वल आएगा। तो ये जो 5 हम घटा रहे हैं इसी को बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल। नहीं कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा में आ रहा था, सरप्लस का मतलब ही यही होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा आ रहा है ना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी, इस एक्स्ट्रा क्वांटिटी को हटाएंगे ताकि ये इक्वेशन में चेंज हो जाए। तो ये जो क्वांटिटी हम घटा रहे हैं, यानी कि जो वेरिएबल घटा रहे हैं, इस वेरिएबल को बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो सरप्लस वेरिएबल क्या होता है, सपोज दैट यही हमारे पास प्रॉब्लम है और सब्जेक्ट टू द कंडीशन इस बार हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू b2 टाइप से दे रखा है। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप इनइक्वालिटी होगी वहां से एक वेरिएबल को घटाएंगे। सपोज दैट w2 हम इसमें घटा दे रहे हैं तो ये इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज हो गई। तो इसी को बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास जो सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम होगा वहां पर या तो हम एक वेरिएबल ऐड करेंगे या फिर एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड करेंगे तो स्लैक, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, अब बात आते हैं थर्ड, हमारे पास एक टर्म आता है बेसिक सोल्यूशन। अब ये बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले तो एग्जांपल समझिए। ठीक है, फिर हम डेफिनेशन को समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास इक्वेशन दे रखी है a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, ठीक है, इज इक्वल टू b1। एक और इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, हमारे पास सपोज दैट ये हो जाएगा हमारे पास α1 x1 α2 x2 प्लस α3 x3 इज इक्वल टू b2। फिर हमारे पास β1 x1 प्लस β2 x2 प्लस β3 x3 इज इक्वल टू b3। फिर हमारे पास γ1 x1 प्लस γ2 x2 प्लस γ3 x3 इज इक्वल टू b4। ये हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस हैं, ठीक है, हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशंस हैं, 4 इक्वेशंस। ठीक है, या फिर 4 को रहने दीजिए, हम यहाँ पर 2 इक्वेशन रखते हैं केवल। ठीक है, तो 4 की जगह हम 2 इक्वेशन को रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 इक्वेशंस है। अब यहाँ पर अननोन्स कितने हैं जिनकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो कितने वेरिएबल में इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स में। तो अननोन हमारे पास कितने हैं, 3, और 3 किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, अननोन्स, यानी कि m की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास
सॉरी अननोन जो है ये n की वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, और जो जितनी इक्वेशंस हैं ये किसकी वैल्यू है, ये m की वैल्यू है। ठीक है, जो नंबर ऑफ इक्वेशंस हमारे पास m है और नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास n है, और सच दैट कंडीशन क्या दे रखी है यहाँ पर, देखिए 3 हमेशा 2 से बड़ा है, यानी कि n ग्रेटर देन m होगा, ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन हमको एज्यूम करनी है कि हमारे पास m इक्वेशंस हो, n अननोन्स हो, सच दैट n ग्रेटर देन m। ठीक है, अब 2 ही इक्वेशन है, वेरिएबल है 3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, एक इक्वेशन कम पड़ रही ना हमारे पास। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर बोला गया। देखिए लेट अस कंसीडर m इक्वेशन, हम m इक्वेशन को कंसीडर करेंगे विद n अननोन्स, n हमारे पास अननोन्स होंगे, सच दैट, अब यहाँ पर अगर इसकी रैंक निकालने जाएंगे तो रैंक आपको पता ही इसकी मैट्रिक्स जो बनेगी, ठीक है 2 रोज हैं 3 हमारे पास कॉलम्स हैं, तो ये 2 क्रॉस 3 की बनेगी, तो रैंक मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो सकती है, जो 2 और 3 यानी कि m क्रॉस n की अगर मैट्रिक्स है तो उसमें मिनिमम जो होगा उसी के इक्वल या उससे लेस देन रैंक होती है। तो मिनिमम क्या है 2 है, यानी कि रैंक इसकी या तो 2 के इक्वल होगी या 2 से छोटी होगी। ठीक है, अब सपोज दैट हमारे पास रैंक यहाँ पर क्या लेकर के चलना है, रैंक ऑफ ए, जो ये ए मैट्रिक्स इसकी बनेगी, इसकी रैंक कितनी होगी हमारे पास 2 हो जाएगी, क्योंकि 2 ही रोज हैं, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है 2 हो सकती है, तो मैक्सिमम रैंक हमने यहाँ पर 2 एज्यूम कर ली। 2 किसके इक्वल है, m के इक्वल। ठीक है, तो जितनी इक्वेशंस उसी के इक्वल हमारे पास क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी, ये कंडीशन हो गई। वेयर ए इज अ मैट्रिक्स, अब ए किसकी मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट ऑफ अननोन्स, ये जो अननोन्स है इसका कोफिशिएंट की मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगी a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3, ये कोफिशिएंट की मैट्रिक्स हो गई, ये हो गई 2 क्रॉस 3 की, यही हमारे पास क्या है ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ए मैट्रिक्स हो गई कोफिशिएंट की। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, 2 इक्वेशंस हैं, तो रिमेनिंग वेरिएबल्स कितने बचे हैं। ठीक है, रिमेनिंग वेरिएबल्स, तो रिमेनिंग n माइनस m, तो n की वैल्यू 3 माइनस 2, यानी कि हमारे पास 1, जो एक वेरिएबल बचा है इस एक वेरिएबल को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे हम। ठीक है, पुट n माइनस m वेरिएबल्स इक्वल टू 0, देन फिर इसका जो सोल्यूशन निकल के आएगा इस सिस्टम का, ठीक है, इस सिस्टम का जो सोल्यूशन होगा उसी सोल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर बोलेंगे बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन होता है, इसी के सोल्यूशन को बोलेंगे बेसिक सोल्यूशन, प्रोवाइडेड दैट डिटरमिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द रिमेनिंग m वेरिएबल्स इज नॉट 0। ठीक है, तो इनका जो डिटरमिनेंट निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ये हमारे पास कंडीशन दे रखी होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास m वेरिएबल्स आए हैं, जो m वेरिएबल्स आए हैं, यानी कि यहाँ पर कितने m है 2 वेरिएबल्स हमारे पास कैसे होंगे, बेसिक होंगे, बचे कितने 1, तो एक वेरिएबल जो होगा वो हमारे पास नॉन बेसिक होगा। ठीक है, तो नॉन बेसिक हो जाएगा, और नंबर ऑफ सोल्यूशन टोटल इसके कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं NCM, तो यहाँ पर टोटल सोल्यूशन कितने एग्जिस्ट कर सकते हैं सोल्यूशंस, NCM का मतलब क्या है 3C2, यानी कि 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा हमारे पास 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपली आएगा 3, तो मैक्सिमम इसके 3 सोल्यूशंस ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक सोल्यूशन की डेफिनेशन होती है। एक बार फिर से समझ लीजिए बेसिक सोल्यूशन क्या होता है, हमारे पास m इक्वेशंस हैं, n अननोन्स हैं, सच दैट n इज ग्रेटर देन m। ठीक है, देन इन दिस केस पुट n माइनस m वेरिएबल्स इक्वल टू 0, देन दिस सिस्टम कंसिस्ट अ सोल्यूशन विच इज कॉल्ड अ बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, तो इस सिस्टम का जो सोल्यूशन होता है वो बेसिक सोल्यूशन हो सकता है। एग्जाम में आपसे डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं, ठीक है, वो भी लॉन्ग टाइप में। ठीक है, तो ये बेसिक सोल्यूशन की डेफिनेशन हो गई, तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे के जो टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोर्थ हमारे पास क्या है, डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। अब ये डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन क्या होते हैं, बेसिक सोल्यूशन तो हमें समझ में आ गया। अब जो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स जो निकल के आए थे ना, हमारे पास जो m बेसिक वेरिएबल्स थे, क्योंकि हमारे पास m इक्वेशंस थी तो m ही बेसिक वेरिएबल्स होंगे। सपोज दैट वहाँ पे हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल्स थे x1 x2 x3,
ठीक है। तो उसमें से दो हमारे पास सपोज दैट x1 x2 दो वेरिएबल्स कैसे हो जाएंगे, हमारे पास बेसिक वेरिएबल होंगे। जो थर्ड वेरिएबल होगा x3 वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन बेसिक वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो दो वेरिएबल्स हमारे पास यानी कि m नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स आए थे वो थे हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स। तो उसमें से अगर कम से कम एक बेसिक वेरिएबल अगर 0 के इक्वल हो जाए तब हमारे पास जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, डीजेनरेट बेसिक सोल्यूशन। और अगर हमारे पास सारे के सारे बेसिक सोल्यूशन जो बेसिक वेरिएबल्स है वो नॉन जीरो है, सपोज दैट x1 x2 में से कोई भी इक्वल टू 0 नहीं है यानी कि सारे नॉन जीरो हैं, तब हम बोलेंगे नॉन डीजेनरेट। अगर कोई एक 0 है तो बोलेंगे डीजेनरेट, अदरवाइज क्या बोलेंगे, नॉन डीजेनरेट, ठीक है। सपोज दैट x1 0 हो गया तो डीजेनरेट हो गया। अब x1 x2 कोई भी 0 नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट, ठीक है। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट। फिर एक होता है अ बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। अब बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, फीजिबल बेसिक सोल्यूशन समझ में आ गया, फीजिबल सोल्यूशन भी समझ में आ गया। अब बेसिक फीजिबल सोल्यूशन क्या होता है, बेसिक फीजिबल सोल्यूशन कुछ नहीं होता, जो फीजिबल सोल्यूशन होता है उस फीजिबल सोल्यूशन में अगर हमारे पास जो बेसिक सोल्यूशन आ रहा है वो बेसिक सोल्यूशन अगर नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को भी सेटिस्फाई कर जाए तो वही फीजिबल सोल्यूशन बेसिक फीजिबल सोल्यूशन कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक फीजिबल सोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसीजर क्या है। तो देखिए सिंप्लेक्स मेथड हमारे पास एक इटरेटिव मेथड होता है। तो इटरेटिव मेथड का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप मेथड होता है। सपोज दैट फर्स्ट स्टेप में हमने सोल्यूशन निकाला, नहीं ऑप्टिमल सोल्यूशन मिला, सेकंड पे जाएंगे नहीं ऑप्टिमल मिला, थर्ड पे जाएंगे नहीं ऑप्टिमल मिला। तो जब तक हमको ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक हम स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप उसी प्रोसीजर को रिपीट करते जाएंगे। तो इसी रिपीटेशन ऑफ द प्रोसीजर ऑन एवरी स्टेप इज कॉल्ड हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। इज कॉल्ड क्या, सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या है, एक इटरेटिव मेथड है यानी कि स्टेप बाय स्टेप मेथड है जिसमें एक प्रोसीजर को हर स्टेप पे रिपीट किया जाता है। क्यों रिपीट किया जाता है, इन ऑर्डर टू गेट एन ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन पाने के लिए हमारे पास उस प्रोसीजर को बार बार रिपीट करते चले जाएंगे जब तक हमारे पास मैक्सिमम या फिर मिनिमम ना हो जाए, ठीक है। अब इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास एक जनरल एलपीपी होती है, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था कि एक मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है या मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, गिवन टू द कॉन्स्टेंट हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं, ठीक है, और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, 3 चीज़ें दी होती हैं। ये जनरल फॉर्म होता है। अब इस जनरल को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में सॉल्व किया जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो नंबर 1 हमारे पास हमेशा जो एलपीपी होनी चाहिए मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 1 क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब सपोज दैट आपके पास मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम आ गया, मिनिमम जेड, तो आप मैक्सिमम जेड में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। सिंपल है, आप एक माइनस साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो वो प्रॉब्लम किस में चेंज हो जाएगी, मैक्सिमाइजेशन में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो मिनिमम अगर प्रॉब्लम आ रही है मिनिमम जेड की, तो उस मिनिमम जेड में कुछ नहीं करना, माइनस से मल्टीप्लाई करा देना है, तो वही माइनस मिनिमम जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम जेड बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, चेक वेदर ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड ऑफ द एलपीपी इज मैक्सिमाइज और नॉट। इफ इट इज मिनिमाइज देन कन्वर्ट इट इनटू अ प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मिनिमम ऑफ जेड को माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो मैक्सिमम, अब ये नया जो बनेगा वो जेड डैश हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। फिर सेकंड हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं यानी कि x1 x2 x3, ठीक है, ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं सारे डिसीजन वेरिएबल हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए, ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए, ठीक है। अगर सपोज दैट कोई भी अनरिस्ट्रिक्टेड आ रहा, अनरिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस जैसे हमारे पास यही एक रिस्ट्रिक्शन दे रखी है 2x1 + x2 लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पर x1 तो नॉन निगेटिव है लेकिन x2 पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, x2 हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, तब उस केस में हम इसको रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, अनरिस्ट्रिक्टेड है तो रिस्ट्रिक्टेड करेंगे। कैसे करेंगे, इस x2 को लिखेंगे x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, भी डुअलिटी की प्रॉब्लम पढ़ेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, x2 की जगह लिखेंगे x2 डैश माइनस x2 डबल डैश लेस देन इक्वल टू 4। अब ये x2 डैश x2 डबल डैश ये हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड हो गए, ठीक है। तो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको रिस्ट्रिक्टेड में बदलना पड़ेगा। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 पे क्या होता है, हमारे पास जो भी इनइक्वालिटीज़ हैं कांस्टेंट में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको इक्वेशन में चेंज करेंगे, ठीक। पहला क्या था, मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। दूसरा क्या था, सारे डिसीजन वेरिएबल्स रिस्ट्रिक्टेड होने चाहिए, नॉन निगेटिव होने चाहिए, ठीक है।
तीसरा क्या है हमारे पास, जो कांस्टेंट हैं, इनइक्वालिटीज़ हैं, उनको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इक्वेशन में। इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कुछ वेरिएबल को ऐड करना पड़ता है, या तो सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे या फिर स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, ठीक है सॉरी, कुछ वेरिएबल्स को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है या ऐड करना पड़ता है। तो ऐड करेंगे तो स्लैक वेरिएबल, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सरप्लस वेरिएबल। ऐड कब करते हैं, जब हमारे पास लेस देन इक्वल टू हो, और सब्ट्रैक्ट कब करते हैं, जब ग्रेटर देन इक्वलिटी हो हमारे पास, ठीक है। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज हो जाती है ठीक है। और जो फोर्थ कंडीशन है, यानी कि कांस्टेंट के बाद जो लिखा होता है ना b1 b2 b3, यानी कि जितने भी bi's हैं वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। अगर कोई भी bi निगेटिव आ रहा है तो उस निगेटिव को कैसे हम टैकल करेंगे, तो सिंपल है, आपको इनइक्वालिटी का रूल पता ही है। अगर निगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हैं तो लेस देन वाली ग्रेटर देन में चेंज हो जाती है। तो कुछ नहीं करना, अगर निगेटिव है bi तो उसको माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए दोनों तरफ, वो आपकी किस में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। जैसे यहीं पे लिखा है हमारे पास -3 है, हम -3 को पहले तो प्लस में बदलेंगे, फिर बाद में हम यहाँ पर वेरिएबल ऐड करेंगे, सरप्लस या फिर हमारे पास जो भी होता हो, ठीक है, सरप्लस या फिर स्लैक वेरिएबल घटाएंगे या जोड़ेंगे, ठीक है। तो उस माइनस को पहले प्लस में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो -x1 -2x2, अब ये हो जाएगा लेस देन का ग्रेटर देन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास कंडीशंस होती हैं। इन 4 कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई कर रही है कोई भी एलपीपी, तो उस एलपीपी को बोलते हैं स्टैंडर्ड एलपीपी, अदरवाइज वो क्या होगी, जनरल एलपीपी। तो पहले जनरल को बदलेंगे स्टैंडर्ड में, ठीक है, फिर सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, एक हमारे पास प्रॉब्लम ये है, इसको हम स्टैंडर्ड में बदलेंगे, ठीक है। और जब स्टैंडर्ड में बदल लेंगे फिर उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड लगाएंगे। मेथड क्या होता है, उसमें टेबल्स बनती हैं, ठीक है, बस टेबल्स का ही काम है। तो पहले आप ये जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम बताते हैं कुछ 2-3 प्रॉब्लम और उनको कन्वर्ट करेंगे हम स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आई होप आप लोग कर लेंगे। तो मैं इधर का पोर्शन इरेज कर रहा हूँ और यहीं पे आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम ऑलरेडी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे लिखिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, ठीक, सब्जेक्ट टू द कंडीशन। अब इनइक्वालिटी को हमें किस में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में। अब सारी की सारी लेस देन है, यानी कि सारे में स्लैक वेरिएबल ऐड होंगे। तो x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस ये हमारे पास w1, ठीक है, इक्वल टू 430 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या होगा, 3x1 प्लस 2x3 प्लस इस बार w2 ऐड होगा, इक्वल टू 460 हो जाएगा। फिर x1 प्लस 4x2 प्लस w3 420 हो जाएगा। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑलरेडी है ही, कोई अनरिस्ट्रिक्टेड तो है नहीं, तो सारे एक्सरसाइज क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन। अब ये जनरल से किस में बदल गई, स्टैंडर्ड में चेंज होकर के आ गई है, ठीक है। अब इसको और अच्छे से कैसे लिखेंगे, देखिए, जैसे ये हमारे पास w1 है। अब आपको पता 3 हमारे पास यहाँ पर ऐड होंगे वेरिएबल्स, w1 w2 w3। तो इसमें बाकी के जो वेरिएबल्स होंगे हमारे पास स्लैक वेरिएबल, उनकी कॉस्ट क्या होगी, 0 यूज होगी। तो 0 w2 हो जाएगा प्लस 0 w3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 430। अब इसमें क्या होगा, इसमें w2 ऐड होगा, तो बाकी के जो वेरिएबल्स होंगे उनकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0। तो ये हो जाएगा 0 इंटू w1 प्लस w2 प्लस 0 इंटू w3 इज इक्वल टू 460 हो जाएगा। अब इसमें w3 ऐड होगा, तो बाकी की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 0 प्लस 0 w1 प्लस 0 w2 प्लस w3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 420 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये जनरल को स्टैंडर्ड में ऐसे बदलते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लेक्स मेथड के, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड।